आदाब मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। उसी अपनी किताब को लेकर हम आज फर्दर एक चैप्टर पे बात करना चाहते हैं। ये मेरी किताब में 13वां चैप्टर है, जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट दिस आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया और एक्चुअली इसके जो पीछे उन दिनों का ये सिलसिला था डोगरा रिजीम में, ये कैसे वजूद में आया, ये आर्टिकल 370 और 35A इसकी एक कहानी है। क्योंकि आजकल इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे ये जो लीडर साहिबान है, पॉलिटिशियन है मेन स्ट्रीम के, जिनको ये एक रोजी रोटी का मसला बना, उनके दुकान चमकने लगे और उनको अपना कारोबार वापस मिला। यही 370 और 35 एब्रोगेशन को लेकर कि लोगों को कैसे झांसे में लेना और कैसे झूठ बोलना और अपना काम निकालना और पावर में आना। बात ये है कि ये एक एक संजीदा सा मसला था उन दिनों, जिन दिनों की मैं बात करता हूं, जब कश्मीरी पंडितों ने हमें ये 370 और 35A दिलवाया है। ये देन जो है हमारी 35A और 370, ये हमको दिलाया है कश्मीरी पंडितों ने। और कब से स्टार्ट हो गया है ये आप देखिए। 1920 में महाराजा हरि सिंह ने गद्दी संभाली अपने बाप से। 20 से लेकर 25 तक 27 तक कश्मीरी पंडितों ने एक मुहिम चलाई उन्होंने इसलिए कि कश्मीरी पंडित हमेशा जो पढ़े लिखे थे बहरहाल, मगर पढ़ा इन्होंने था, मान के चलिए कि ग्रेजुएट 10th 9th और समथिंग मोर देन दैट, इवन ग्रेजुएट तक मान के चलिए। इसलिए ये गवर्नमेंट नौकरी में ज्यादा थे। उसका ये भी एक वजह था, ये वी कैन नॉट इग्नोर दैट पार्ट ऑफ इट, कि इसमें ये भी एक वजह था कि महाराजा हरि सिंह जो डोगरा रजीम था, डोगरा रजीम जो हिंदू रजीम जिसको कहते थे, ये इन पे ज्यादा भरोसा भी करता था कंपेयर टू मुस्लिम्स। क्योंकि ये मुस्लिम्स जो थे वो एक सब्जेक्ट था और सब्जुगेटेड थे और पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे। बड़ा ये उनके पास जमीन नहीं था और वो बड़ा मीनियल से काम करते थे अगर उनको कोई जॉब मिलता भी। तो खैर बहरहाल कुछ लोग पढ़े थे, ये मैं मानता हूं, कुछ लोग, कुछ खानदान पढ़े लिखे थे यहाँ, मगर बहुत ही कम तादाद था। अदरवाइज कश्मीरी पंडित जो था, एक क्लर्क, एसओ, तहसीलदार भी हो सकता था, पटवारी भी, और कुछ जजेस भी थे कश्मीरी पंडित। और मुसलमान में काफी कम, मुझे लगता है बहुत ही कम इनकी परसेंटेज थे एम्प्लॉयमेंट में, बिकॉज दे वर नॉट दैट रेड कंपेयर टू कश्मीरी पंडित्स। तो राजा था हिंदू। तो जब महाराजा हरि सिंह आए, उन्हीं दिनों इनने छेड़ी एक जंग महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कि भाई हमें आप कुछ रिजर्वेशन दीजिए ताकि हम भी ऊंचे ओहदों पे पहुंचे, हम भी ऊंचे पोस्ट पे काम करें। उसमें यह था कि यहां ये जो ह्यूमन रिसोर्स का, बेटर ह्यूमन रिसोर्स, आई मीन आईएएस पैटर्न के लोग, उन दोनों आईसीएस होता था ब्रिटिश इंडिया में, तो वो चाहते थे वैसे लोग जो
टॉप पोजीशंस पे वही वो लाते थे, इंपोर्ट करते थे इन अ सेंस। इंपोर्ट में इसलिए बोलता हूँ कि बाकी स्टेट्स से लाते थे, जैसे बंगाल से लाते थे, जैसे इलाहाबाद से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो उस वक्त लाते थे ये, तो उनको यहाँ लगाते थे एज ऐसे चीफ सेक्रेटरी लेवल के कुछ ऐसे ऑफिसर्स। मगर ये कश्मीरी पंडितों को नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि हम क्लर्क लेवल तक होते हैं या तहसीलदार तक या इवन जज तक तो होते थे, तो ये चाहते थे ये हम खुद संभालें, कि हमको मिलना चाहिए, ये हमारा है हक पहला, वी हैव अ फर्स्ट राइट ओवर दीज पोस्ट्स एज वेल। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की। तो अल्टीमेटली बाय 1927 महाराजा हरि सिंह ने एक एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं 1927 एक्ट, हेरिडिटरी एक्ट ऑफ 1927। तो है इसका चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है कि पंडित रिजॉइस एंड कश्मीरी मुस्लिम्स ग्रेव अपॉन द नलिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 37। बिकॉज इसमें एक रीजन था, ये कश्मीरी पंडित का ही एक दिमाग था उस वक्त जो ये तोहफा दिया था सारे कश्मीर को। ये तोहफा था कश्मीरी पंडितों की तरफ से। बिकॉज कश्मीरी पंडित बड़ा जबरदस्त, एक मैं बताऊं, उसको बड़ा लगाव था अपनी ये जो आइडेंटिटी थी या कश्मीरियत उसको बोलते थे, कश्मीरी नेशनलिज्म उसको बोलते थे, इनको बड़ा जबरदस्त था। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारा ये 1927 में जब इसने ये बना दिया, एक 4 पॉइंट से रादर, इसमें एक तो था 35A, बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें ये हमको क्या कहता, ये 370 का जो था, ये लेजिस्लेशन के लिए हमको काम आता था उनको, या सेटल होने का, सेटलमेंट के लिए था ये ज्यादा जरूरी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस वक्त कर दिया एक ये जो 35 है, आर्टिकल 35, इन्होंने कन्फर किया, ये कर रहा था उस वक्त हमको देता था, इट कन्फर्ड अपॉन द सिटीजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वन द एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो और तीसरा था सेटलमेंट इन द स्टेट, और राइट टू स्कॉलरशिप एंड सच फॉर्म्स ऑफ एड्स एंड एज द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मे प्रोवाइड टू द स्टेट सब्जेक्ट्स। मतलब है कि ये 4 जो थे, ये पॉइंट्स उन्होंने उस वक्त रखे थे हमें, और ये 370 भी रखा था कि भाई यहां चलेगा, जो हम बनाएंगे कानून वही चलेगा, 370। उसके बाद पर्टिकुलरली ये 35A, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 30, ये जो 370 की बात जब चली, 370, तो ये बख्शी साहब ने फिर अल्टीमेटली 1954 में इंसर्ट कराया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाय वर्च्यू ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1954। तो 1954 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में लगा दिया, बट उसमें एक तो हमारा ये था, इसमें डिग्री ऑफ एटोनॉमी डिस्कस की गई थी अंडर आर्टिकल 370 की मैं बात कर रहा हूं, व्हेन इट वाज incorporated in the Constitution of India in 1954, जब शेख साहब को डिसमिस करके on the charges of this Kashmir conspiracy case, तो शेख बख्शी गुलाम अहमद was his deputy prime minister and he was made the prime minister। तो प्राइम मिनिस्टर जब ये बना, बाकी सारे ये थे उसके साथ, तो उस प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये करवाया बख्शी गुलाम अहमद। बख्शी साहब ने हालांकि ये समझा था कि कश्मीर का बिल्कुल फ्यूचर अब है, हो गया, हिंदुस्तान के साथ है, मरना भी है हिंदुस्तान के साथ हमें कश्मीरियों को, और जीना भी है। सो ही वाज सो, उस मामले में मैं ये कहूं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी ये कहने में कि बख्शी गुलाम अहमद जो थे वो बड़े विजनरी लीडर टाइप के थे। बख्शी साहब ने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था उनका कि उसने इतना इकोनॉमी पे और डेवलपमेंट में और प्रॉस्पेरिटी पे कश्मीर की दिया है स्ट्रेस, वो किसी ने नहीं दिया है।
मगर बख्शी साहब ने जो दिया ये बड़ा क्लियर था और आया था। यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस वो भी बनवाए और पैसा खूब लाया हिंदुस्तान से और उनको ये कहा कि भाई इनको दे दो पैसा और डेवलपमेंट करो यहाँ स्टार्ट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब 54 में फिर सब ये जो हमारे इसने बख्शी साहब ने इसको इंसर्ट करवाया, बख्शी गुलाम अहमद साहब ने, तो इसमें ये रहा है ज़रूर कि ये दिस विल बी दिस टेम्परेरी। अब ये किस पे ले रहे थे वो कुछ दूसरी बात है भाई, ये कह रहे थे उसमें उसमें लिखा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मगर उसमें ये चीज़ था कि जब भी अब कानून कोई बनाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो डायरेक्टली लागू ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगा कश्मीर पे। दैट वाज 370, आर्टिकल 370 पर्पस। तो बख्शी साहब ने इतना तो बचा था, ये तो मानना पड़ेगा ना, यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट। उस वक्त उसने कहा जो भी होगा डायरेक्टली नहीं होगा जब तक हम ये रेटिफाई नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी असेंबली में जो भी हो। अल्टीमेटली क्या किया, तो इसने जो ही लिया, अदरवाइज इसमें 1952 के, ये बड़ी जरूरी बात है, 1952 में जो एग्रीमेंट किया था शेख साहब ने वो लागू हो गया। उसमें मैंने आपको कहा पिछले एक वीडियो में कि 52 में द सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन वाज एक्सटेंडेड ओवर जे&के एंड मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, तो वो सारे इंप्लीमेंट हो गए उस पे, सिवाय कि आइंदा इसने क्या कर दिया, इवन ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भी कर दिया इस पे लागू, और भी फाइनेंशियल इंटीग्रेशन करवाई। तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो उसके बाद शेख साहब नहीं करता था इंप्लीमेंट, तो अल्टीमेटली बख्शी साहब ने इंप्लीमेंट किए वो, बट विद दिस आल्सो इंसर्शन ऑफ 370। आइंदा 370 के बाद इसके होते हुए अब कोई लागू डायरेक्टली नहीं होता अनलेस एंड अंटिल द लोकल, द स्टेट असेंबली चूजेस टू इंप्लीमेंट दैट लॉ व्हिच वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो मसला ऐसा हुआ, तो ये चलता रहा। फिर 35A भी था, कोई यहां आ नहीं सकता है, जॉब रिजर्वेशन थी, सेटलमेंट नहीं हो सकती है किसी की यहां, नोबडी कैन सेटल डाउन हियर, तो बहुत सारी चीजें थी। तो उसके बाद जब ये जो हुए, फिर उसके बाद आगे जी हमारे ये जो शमसदीन, इसको हटाया क्यों? ऑन द चार्ज ऑफ, बिकॉज ही रेजिस्टेड ऑन सर्टन थिंग्स, 2-3 थिंग्स। एक तो उनको बोला कि भाई आप डिग्रेड करो ये अपना पोस्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर, विच ही डिसएग्रीड ऑन। दूसरा उसको बोला कि सदर रियासत बंद करो, हम बनाएंगे अब गवर्नर। बोथ थिंग्स ही रिफ्यूज टू इंप्लीमेंट, जिसपे उसको एक कमीशन बिठाया गया, कामराज प्लान बोलते थे उसको। उस कामराज प्लान के तहत क्या था कि कांग्रेस पार्टी ने सारे जितने भी कांग्रेस के ये थे चीफ मिनिस्टर्स इन डिफरेंट स्टेट्स, उन पे सब पे एक प्रोब करवाया कि उनने कितनी करप्शन की है या माल प्रैक्टिस की है, वो देखेंगे हम। तो इसको भी करवाया, तो इन द मीनवाइल दे वर आस्क्ड टू रिजाइन। तो उन्होंने सब रेजिग्नेशन सबमिट किया, इसने भी किया, तो इसका मान दिया, तो इसको कर दिया, निकाला, ऑफिस से डिमिट कर दिया। तो शमसदीन को लाया, दूसरा इसका कलीग था कैबिनेट में। शमसदीन रहा 2-4-5 महीने, तो मोए मुकद्दस का वाका हो गया, चोरी हो गई मोए मुकद्दस की दहशत बल पे, हंगामा हो गया, वही भी 17-18 दिन चला। तो उसके बाद उसको निकाल दिया, 4-5 महीने के लिए रहा मेरे ख्याल में शमसदीन, तो उसको भी हटा दिया। उसकी छोटी सी कहानी है बेचारे की, कुछ नहीं, वही 4-5 महीने तो खत्म। उसके बाद आया सादिक साहब। सादिक साहब एग्री टू बी द चीफ मिनिस्टर, ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसने गवर्नर भी मंगवाया, सो ही चेंज द नॉमेनक्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ही एग्री टू चेंज द नॉमेनक्लेचर। उसके बाद आप सुनिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो उसने एक हिस्ट्री बनाई है चीफ मिनिस्टर की, दूसरी हिस्ट्री जो है जम्मू एंड कश्मीर में, वो है उमर साहब के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ मंसूर। कैसे है? ही इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड हिस्ट्री विल राइट इट।
आप इसको सुने, मुझे नहीं पता है किस तरीके में आप इसको ये हिस्टोरियंस लिखेंगे। सुनहरी लफ्जों में लिखेंगे, काले हरूफ में लिखेंगे, किस तरीके से पेश करेगी हिस्ट्री, बट दिस इज हिस्ट्री नाउ। हिस्ट्री ये है कि इस बंदे ने यूनियन टेरिटरी का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है, ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। आउट ऑफ 13 चीफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स एवर सिंस 1947 से लेकर परसों जो उसने 2024 को 9th ऑफ, आई थिंक इट वाज 9th ऑफ दिस अक्टूबर, इसने ओथ लिया एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एक हिस्ट्री अपने आप में। तो उसके बाद इसके ये सबसे बड़ी बात है। ये देखिए, ये जो इलेक्शन था 2014 ये वाला 2024 वाला, ये असेंबली इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। इट वाज अ रेफरेंडम फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 378 35A। कैसे था वो मैं एक्सप्लेन करूंगा सर। ये इसलिए था रेफरेंडम बिकॉज पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं थे, बिकॉज पार्लियामेंट के इलेक्शन तब भी होते थे जब आपको यूनियन टेरिटरी की इलेक्शन करनी तो फर्स्ट टाइम, तो वो बड़े शौक से, बड़े शबाब से उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी में भी बात की, तोंतलेपन में भी बात की, हाँ, और दो दो जगह भी उठाता था। इतना डर लगता था लोगों से कि भाई वो डर गया, दो दो जगह उठना था। खैर वो तो एक अलग बात है, मगर मुझे ये कहना है कि एक हिस्ट्री बना दी कि इसने जब ये इलेक्शन लड़ा तो लोगों ने प्रूव करके दिया 65 और 67% वोटिंग जो हुई, दैट इज फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। अब कश्मीरी किस तरीके में इसको बोलता है, या ये रिप्रेजेंटेटिव जो ये आजकल करते हैं, क्या ये इतने कॉन्फिडेंट है? ये सिर्फ एक 3 सेंटेंस लिखने से, या मान के चलिए कोई पिटिशन भी आपने बनाई बहुत बड़ी consisting of 100 pages, 1,000 pages, then you will go that petition with to government of India telling them to restore our Article 370. Is it possible ever? कभी नहीं होगा. So you have put a stamp on the abrogation of Article 370 and 35A by being the first chief minister of the Union Territory, plus you have made people to vote for him. जहां आप देखिए बहुत गार्डेडली, जब भी इसने परसों एक सो कॉल्ड रेजोल्यूशन दिया, इट वाज सो गार्डेड। ठीक है उमर साहब, आप रहिए, अगर आपको शौक है यूनियन टेरिटरी का, कभी स्टेट न मिलेगी, न स्टेट भी नहीं मिलेगी, ना आपको 370 भी नहीं मिलेगा, 35A भी नहीं मिलेगा। अब आपको खुद ये देखना है कि आप किस एक खत्ते के, हिंदुस्तान के किस खत्ते के चीफ मिनिस्टर क्या हुआ। आपने उसके बाद पहले ही दिन आप देखिए 5 लोगों ने आज तक नहीं हुआ है। और बड़ी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, ये लोगों, भाइयों और बहनों और दोस्तों, सुनो मेरी बात। इस आदमी ने एलिजेंस, उसकी कसम उठाई उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जिसमें 370 नहीं रहा, एंड ही हैज टेकन ओथ ऑन दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ। सो माइंड इट, when you have taken the oath of that constitution which was bereft of article 370 and 35A, so it is what presidential this order जो है वहां, ये जो 35A, तो मेरा मतलब ये है कि आपने इसको बिल्कुल मुहर लगा दी। एंड व्हेन यू हैव टेकन ओथ, अगर कल को फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक मिसाल के तौर पे आपको 35A मिला, सॉरी ये 370 मिला, तो आपको डिसॉल्व करनी है असेंबली। आपको किस औहदे में, किस स्टेटस में आप बैठोगे। मतलब मेरा ये है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर था कश्मीर और इंडिया के दरमियान। इट वाज अ लिंक। व्हेन दैट लिंक वाज रिमूव्ड, इट बिकेम द कंप्लीट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हेन इट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, द कंप्लीट पार्ट ऑफ इंडिया, हाउ कैन यू ब्रेक इट अवे फ्रॉम नाउ इंडिया एंड टेलिंग देम कि मुझे वापस दे दो, और मैं ये जो आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई, तो आप कैसे कर सकते हो उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ? बिकॉज नाउ यू आर
saying against the Constitution of India. When Constitution sacrosanct hai, sacrosanct in the sense because this is the highest code of conduct for India. दिस इज द ग्रैंड नॉर्म ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 370 नहीं है और आपने इस पे कसम खा के बोला कि अल्लाह की कसम खा के बोला इन द नेम ऑफ गॉड, बट यू हैव shown your allegiance to that constitution which is without 370 article. और इसके रिपरकशंस ये भी है उमर साहब, ये सुनो. रिपरकशंस ये है जो चैप्टर 6 में यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशंस थे अबाउट कश्मीर, दैट गॉट कोलैप्स्ड बिकॉज उसमें ये था कि पाकिस्तान और इंडिया ने ही पिटीशन की थी. उसमें ये था कि ये डिसाइड करना है, अभी वो डिसाइड आपने कर दिया. खैर बहरहाल इसको तो डिसाइड होना था, ये हो गया, आपने कर दिया बिकॉज यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. जिसको 42 सीट्स मिले, इसका मतलब है आपको भरपूर साथ है कश्मीरी मुसलमानों. एक तो आपने 370 हटा के ये कर दिया कि ये इट इज द इंटेग्रल, क्या मैं कहता हूं कि ऐसा पार्ट है ही नहीं हिंदुस्तान का पार्ट जो जितना अब कश्मीर है. इट इज टोटली अमेलगमेटेड इन इंडिया कंप्लीटली. सो व्हाट right, moral right you have to ask for 370 restoration? You have no right to ask for this. You have no right to ask for restoration of article 35A. इनको बोलते हो बेचारों को, अरे भाई आपने कसमें उठाई, कसम उठाई, 5 लोगों को उठाया, वो जो थे बाकी लोग 5 ही है ना आपके साथ, 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स. एंड यू नो योरसेल्फ, आपको एलजी साहब ने दिलवाया ये, नॉट द गवर्नर. आपको एलजी साहब ने दिलवाया आज ओथ. सो यू हैव एक्सेप्टेड द यूनियन टेरिटरी इन वट एवर शेप यू हैव बीन गिवन दिस, एंड यू हैव टेकन द ओथ दैट आई विल मेंटेन एंड आई विल बी फेयर, आई विल बी ऑनेस्ट इन माई डीलिंग्स, आई विल नॉट से एनीथिंग. आप इसका ओथ उठाते हो, फिर इसके खिलाफ बोलते हो कॉन्स्टिट्यूशन के. हाउ कैन यू से लाइक दैट? अच्छा, मुझे उसके बाद ये है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उसका भी हो गया. अब वो यूनाइटेड नेशन के वो जो रेजोल्यूशंस यूजुअली ये बोलता है, हालांकि वो पहले भी रिडंडेंट हो गए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये सिर्फ मैंने सुना था बार बार वो जो है वो गिलानी, सईद अली शाह गिलानी, वो रेजोल्यूशन, हालांकि वो बड़े रिडंडेंट हो गए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. एक तो 71 में हो गया था शिमला एग्रीमेंट, उसमें भी खत्म हो गए थे. दैट टू कंट्रीज एग्रीड दिस इज अ बायलैटरल इशू एंड ऑल दैट. तो मतलब ये है मेरा कि आपने पूरा ही निकाल दिया इसमें से चैप्टर 6 of that United Nation Charter में से. तो ये भी आपने हिस्ट्री बना दी उमर साहब. दूसरी बात, अब आपको इतने पावर्स है कि मुझे शक लगता है कहीं कभी ना कभी कभार कि ये जो तनख्वाह है, ये जो फाइनेंसेस है जो आपको जरूरत है, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, डिपेंडेंस उनको फाइनेंस पे है. आपके पास फाइनेंस है, पैसा है आपके पास, द किटी लाइज विद समबडी एल्स. हमारे एलजी साहब के पास. आप इन लोगों को बोलते हो हम आपको रेगुलराइज करेंगे. हद है, ये आपका एक दोस्त है, एमएलए दोस्त, उसने आपको बोला कि मैं रेगुलराइज करके दूंगा इनको, हम रेगुलराइज करेंगे जी इतने. वो किस खाते में? Do you have the powers to do that? Who can do that? Because the money is with LG. तो LG साहब को जब तक दिल्ली से पैसा नहीं आएगा तो वो कैसे बोलेगा आपको? And it is not a one time कि एक बार देना है, it is a सिलसिला है, because this is salary. You have to, it is a continuous process. तो वो भी देखो, उसकी वो चाल देखो, हाल देखो. वो जो आपका वो जड़ीवल का एमएलए साहब है, उसको इस बात का ख्याल है, एहसास है कि अगर आपका दूसरा ये जो सेंट्रल कश्मीर का हमारा ये एमपी है, 2 बातें
पार्लियामेंट में इसकी 370 की नकर था, जिसको आपने फिर पोस्टर बॉय बना के घुमा दिया सारे कश्मीर में कि देखो जी ये कितना ये है, बहादुर है, इसने 370 की बात की पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बड़ा कमाल किया है, मैं मानता हूं, बड़ा कमाल किया है। ये मैं कहता हूं, ये पोस्टर बॉय ने आपको जितवाया। इधर क्या बोलते हैं उसको, ये जो बडगाम है, बडगाम में भी नहीं जीते आप। आपने उधर रोया, टोपा, कुछ बोला समथिंग, तोतली तोतले पंख पे, टोपी पे। तो आप इनको ये नहीं बोलते हो ये मेरा काम है, मेरी बिज़नेस है ये, मुझे वोट दो, सीधा बोलो। व्हाई आर यू डिसीविंग देम? भाई हम वो करेंगे आपके लिए, मुझे दिखाओ, आपको क्या, अल्लाह करे आपको 20 साल दे कुर्सी पे, मैं ज़रा देखूँ क्या करेगा हमारा चीफ मिनिस्टर, क्या कर सकता है? आपने वादे किए बड़े-बड़े, कौन-सा वादा हो जाएगा पूरा, ये बताओ मुझे। आपको ये लगा कि मैंने ये एग्जामिनेशंस जो है ये करवाए नवंबर में, बड़ी बात है ये? गलत था फिर भी। आई डोंट नो हाउ दे हैव टॉलरेटेड दैट। यू अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें एग्जामिनेशन थ्रूआउट द कंट्री एक समय पे हो गया, दैट इज जून, मार्च अप्रैल। इट्स नॉट अलाउड एनीवेयर। आपको ये कंसेशन दिया है फर्स्ट टाइम। भले ही आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री साहिबा डायरेक्टर को धमकाए या कुछ बोले, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि you could not have done that otherwise, because you have been allowed by the LG to do that, because he has not acted against you that। मुझे नहीं पता आप लोगों के तनख्वाह कैसे निकलते हैं। आजकल की जो नई 4-5 लोगों की ये टीम है, तनख्वाह कैसे मिलती है आपको, तो किस खाते से मिलती है और कौन देता है, ये तो मुझे पता नहीं, सब मिस्ट्री। तो आप इसके बाद बनाते हो कोई एडवाइजर वगैरह वगैरह, पता नहीं उनका, उस साहब का क्या हाल है, उसको कहाँ से तनख्वाह मिलेगी, कैसे होगी, मिलती भी है कि नहीं मिलती है, एमओएस बना वो कि नहीं, आई डोंट नो दैट पार्ट ऑफ इट ऑल्सो, बिकॉज दैट इज ऑल मिस्ट्री। ये तो ये चीजें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो बिकॉज यू कैन नॉट अपॉइंट एनीबडी एज, जिसको फिर उसको वो करोगे, तनख्वाह दोगे सरकारी खजाने में से उसको अपने एडवाइजरी के लिए, यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज दिस इज यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में आपको सब कुछ पहले बोलना है, यू हैव टू कंसल्ट एलजी साहब। इसीलिए आपको शायद दिल्ली के उस चीफ मिनिस्टर ने, जो एक्स चीफ मिनिस्टर ने, जो आया था यहाँ दौड़ा, उसने बोला उमर साहब अगर आपको कोई डिफिकल्टी होगी बाद में संभालने में, तो मुझे मुझे पता है कैसे पतली गली से निकलना है। बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट ही डिड, उस आदमी ने हाई मॉरल ग्राउंड्स पे उस वक्त जो 2014 में कांग्रेस को हराया, जलील किया कांग्रेस को करप्शन के नाम पे, एंड ही वाज अदरवाइज आरएसएस मैन, यू नो दैट, शायद परहैप्स। तो आरएसएस का बड़ा ये उन्होंने तो चलाया था उसको, उसने ऐसे ये बताए, जब एक्सपोज हो गया वो ऐसे, वही केजरीवाल आज वो पतली गली से निकला भाग के। मतलब ये है कि किसी की बदनीयती पे हमेशा ऊपर वाला काम खुद करता है। उसने उस वक्त कांग्रेस को जलील किया और सारे लोग को क्या, he has changed the direction of this country by getting them dismantled this Congress। आज वही आदमी आपको बोलता है मैं सिखाऊंगा कैसे पतली गली से निकलना है। खैर ये तो आपको अपना है, मगर मैं आपको सलूट करता हूं जो आपने ये हिस्ट्री बना दी उमर साहब, बहुत अच्छी हिस्ट्री बना दी आप। एक फैक्ट इज दैट कि जो हिस्ट्री एज अ लीडर, पॉलिटिशियन, जिसको कौम और समाज का एक बोझ होता है उसके कंधों पे, यू हैव टू यूटिलाइज दैट इन अ प्रॉपर वे, और उनको कोई धोखा नहीं देना चाहिए। अगर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उनको धोखा आपके जरिए लगा, हिस्ट्री विल नेवर फॉरगिव यू। अच्छा, मैं चलता हूं अपनी किताब पे, और तो किताब के और मैं जब चलता हूं तो मैं आपको यह बोलना चाहता था, जय कश्मीरी पंडित जो है हमारे, मेरे भाई, मेरे साथी, इन्होंने जो ये हमको 370 दिलाया था, इनकी खुशी का कोई हद नहीं रहा जब 370 हट गया 2019 में, अगस्त 5। मगर इनका बोलापन बताइए, या मैं कुकिश माइंड बताइए, क्या बताइए, मुझे कुछ नहीं पता है ऐसा।
अदरवाइज हमेशा इन्होंने अपना रास्ता ढूंढा है, जैसे पानी ढूंढता है ना अपना रास्ता, ऐसे ही कश्मीरी पंडितों का एक नैक है ये। एंड इट्स अ गुड थिंग बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ये रेस जो है कश्मीरी पंडितों की, हम तो कश्मीरी पंडितों में से है ना, वी आर ऑल कन्वर्ट्स, ये तो हमारे भाई है, दे आर अवर ब्लड एंड फ्लैश, वी आर फ्रॉम देम। अच्छा, मगर इनको जब यहां ये नेशनलिस्ट थे, कश्मीरी नेशनलिज्म, जब वहां पहुंचे दे बिकेम द इंडियन नेशनलिस्ट्स different jagah, because they wanted, because there was a change of guard by 40 2014, मतलब 2014 में, जब से फिर भाजपा आ गया, ये all of a sudden they changed the colors and they became the Indian nationals. अब इंडियन नेशनल्स, तब तक इनको पता था कि ये वैसे का वैसा है। जब चलता गया 5-10 साल गुजर गए, तो दे चेंज्ड एंड दे स्विच्ड ओवर टू हिंदू नेशनलिज्म। दिस इज व्हाई दिस हिंदू नेशनलिज्म हैज मेड देम टू feel that Kashmiri Muslims, they are pained to know or to visualize the abrogation of Article 370. Let us forget about it and go forward and be the way and live the way India wants us to live. The new India. New India is this. This is new India. इस new India में the Hindutva, the way of life, you will have to live in new India. इस new India को देख के रहना है उमर साहब, ऐसे रहना है। You cannot deviate from this now. खुदा हाफिज, अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया।